नमस्कार, वेलकम। मैं राहुल काकरिया अमर उजाला न्यूज़पेपर्स अमर उजाला ग्रुप से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं ऑल द वे ट्रैवल करके आया हूं कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। यहां पर मैं आपकी आज एक विशेष मुलाकात कराने जा रहा हूं। रियल टाइम लीडर्स, मार्केट लीडर्स जो अपना बिज़नेस में वर्चस्व बना चुके हैं, और दो दोस्तों की कहानी जिसने देश को एक अपने तरीके से प्रोत्साहित किया है आगे सीखने के लिए, समझने के लिए। मैं हूँ आज यहाँ पे मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में, जहाँ पर एक कहानी चालू हुई दो दोस्तों की, जिन्होंने एक कंपनी की नींव रखी और उस कंपनी को आज 34,000 करोड़ का एक ग्रुप बना दिया, जहाँ पे 25,000 प्लस एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और इनकी जो कहानी है वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इनकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन्स भी इसी चीज़ को फॉलो कर रही हैं, इस दोस्ती की मिसाल को फॉलो कर रही हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। और मैं अब आपको उनके साथ जब आज मिलाऊंगा तो उनके सेकेंड जनरेशन डायरेक्टर्स जो उनके बेटे हैं, उनसे आपकी मुलाकात आज कराऊंगा। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये उनकी जगह, जहाँ से उन्होंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, जहाँ से उन्होंने सपने को पिरोया था, और यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होते हुए कहाँ पर पहुँची, वो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। और हाँ दोस्तों, दिस इज़ इमामी ग्रुप, जहाँ पे मैं मुलाकात करने आया हूँ उनके दो पुत्रों से, जो आदित्य वी अग्रवाल जी और मनीष गोयनका जी, जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप आएंगे और देखेंगे ये दो उन मित्रों की कहानी है जहां से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ, और उसको एक मिसाल के रूप में उन्होंने देश में इंटरनेशनली स्थापित किया। और ये हैं राधेश्याम जी अग्रवाल और राधेश्याम जी गोयनका साहब, जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी, और दोनों दोस्तों ने साथ चलते हुए एज ए यूनाइटेड टीम। और ये जगह जो है, यहाँ पे इनकी यादें और इनके दोस्ती की मिसाल की काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं जो देखने लायक हैं। और ये एग्जैक्टली जो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस, जहाँ से उन्होंने अपना व्यापार चालू किया था। ये 200 स्क्वायर फीट की जगह है टोटली, और इस जगह को उन्होंने बाय करके यहाँ पे एक सुंदर सा गणेश जी का मंदिर स्थापित किया है। और उस मंदिर के अंदर उन्होंने लोगों के लिए एक विशेष पूजा अर्चना का सोर्स बनाया है, जो वहाँ पे मैं अभी दर्शन करके आया। यहाँ से हम चलेंगे उनके नए हेडक्वार्टर ऑफिस में, जो एक 200 स्क्वायर फीट से हज़ारों स्क्वायर फीट का एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, और उसके अलावा 3-4 ऑफिस इंटरनेशनली, नेशनली। और वहाँ पे मैं मुलाकात कराऊँगा आपकी आदित्य वी अग्रवाल जी और मनीष गोयनका जी से, उनके ऑफिस में। यस फ्रेंड्स, अब हम लोग इमामी हेडक्वार्टर्स पे आ गए हैं, जो 50 साल की जर्नी थी। जर्नी एक बड़े से बिल्डिंग कॉर्पोरेट ऑफिस में आके यहाँ पर कंपनी ने जो तरक्की की, और उसका रिज़ल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम मिलने जा रहे हैं यंग डायनेमिक डायरेक्टर्स आदित्य जी और मनीष जी, जिनके पास हम उनसे मिलने जा रहे हैं उनके इस नए ऑफिस में। प्लीज़ ज्वाइन मी। जनरेशन गैप जो है, और पुराने जो फादर और इन लोगों ने जो नींव रखी थी आपकी कंपनी की, जो इसमें समझने के लिए, सोचने के लिए इट्स वेरी डिफरेंट, कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनका टेम्परामेंट और उनका जो सोच कैसे मैच करते हैं। जैसे आप लोग दोनों अभी अभी बात हो रही थी कि आप दोनों हर चीज़ें साथ करते हैं, आप लोग लॉन्ग टाइम यू आर स्कूलमेट्स, और आज आप बिज़नेस में भी साथ आप लोग हैं। ये और ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, या एक दो जनरेशन के जो गैप होते हैं उसको समझाने के लिए है ये छोटी सी कविता। आपकी परमिशन से मैं पढ़ता हूँ। ये जैसे सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को बोल रहा है, बोलो मत हमारी कमजोरियाँ, हुई पुरानी तुम्हारी बातें, वो हमको बतलाओ मत, हमें उनसे क्या लेना देना, तुम्हारी है वो पास रखो तुम, कृपया हमको बदलो मत, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, खुद को बदलो, सुनो हमारी बोलो मत, तुम तो तुम हो हम भी हम हैं, जैसे भी हैं रहने दो, साथ हमारी कमियों के समझो इतना, हम जानते नहीं तुम समझते नहीं, एक पक्ष हमारा दूजा तुम्हारा, हम मान रखते हैं तुम्हारा,
इसलिए कृपया हमें बदलो मत, हमें अपना जैसे बनाओ मत। तुम गरीब थे, हम अमीर हैं, फ़र्क समझो काल और परिस्थितियों का। आशा न रखो हमसे, समझदार हो तुम, इसलिए बोलो मत। सहना सीखो, हमको समझो, हमको जानो, ध्यान से देखो हमारी कमियों को। जो हो नहीं सकते हम, उसे स्वीकार करो, आनंद लो, बोलो मत। तो इस तरह से चला आ रहा है। तो कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जो बीच में नॉर्मली जो रहता है, तो उसी को उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बतलाया कि अगर हम आपकी तरह बन जाएंगे तो आपको हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अभी हमको पता है कि हम आपकी तरह नहीं है, इसलिए हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बराबर हो जाएंगे तो So I am here since more than 32 years. So I joined in 92 and I have grown with the organization. When I joined, the turnover was just 12 crore in the prior year. And gradually अग्रवाल जी, गोयनका जी के साथ बहुत सालों तक काम किया। अभी तक उनके गाइडेंस में और अच्छे से उनके साथ में एज ए फैमिली हम लोग ने काम किया। इट इज़ highly cultured and a company which believes in the values and ethos. So I have always enjoyed my tenure with this organization. देखिए, मैं इस कंपनी में 2016 से काम कर रहा हूँ एंड 2016 में जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैं सीमेंट बिजनेस को हेड कर रहा था। You see, the most important point, I would just like to tell you something that I have always worked in professional companies like ACC, Hindalco and all. This was my first company which was promoter driven. However, the kind of culture and the kind of process and systems that are adopted in this organization are actually so good that the kind of freedom and the kind of space that you get in order to perform in this organization is limitless. So I've been working as CEO of Imami Agrotech for about last 11 years. At Imami Agrotech, we have achieved 10x growth so far in the last 10 years to emerge as one of the prominent players in India. And working at Imami feels like being part of the family. And when I look at the culture of the organization, I think it's all about speed and energy, both of which हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि आपके फादर्स एक मिसाल हैं एज फ्रेंड्स, नाउ यू आर एज फ्रेंड्स, तो ये जो जनरेशन का जो आपने अभी एक पोएम पढ़ी, इसमें थर्ड जनरेशन अभी आप लोग की एंटर कर रही है बिज़नेस में, तो इज़ इट द सेम वे? वो लोग भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर पा रहे हैं या सोच में फ़र्क आता है? देखिए, हम लोगों का ऐसा मानना है और आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि लोग जो देखते हैं वो वैसा ही समझते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। हम लोग ने साथ में देखा अपने पिताजी लोगों को, दोनों पिताजी लोगों को, हमारी माताओं को, दोनों साथ में किस तरह से साथ में काम किए हैं, तकलीफ़ों को झेले हैं और लोगों को आगे लेकर के बढ़े हैं। वही चीज़ अगर हम अपने बच्चों को दिखाएंगे तो उन लोग वही सीखेंगे, और अगर हम उनको उसका कुछ विपरीत दिखाएंगे और सोचेंगे कि विपरीत देखते हुए लेकिन उन लोग करें वो जो उनको करना चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, तो आपको उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो जैसे भी एक चीज़ मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे बताया कि इंटरेस्ट, जैसे आफ्टर योर रूटीन वर्क, जैसे आप दोनों बता रहे हैं, तो आपने ऐसे बताया कि आपने अलग से अपना किचन बना रखा है। आपने रूटीन में से आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या रही हैं, या आप लोग हॉबीज़ क्या रखते हैं जो बिसाइड्स दी वर्क? नहीं, मैं स्ट्रेस फ्री के लिए नहीं करता हूँ, पर मैं स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा लवर हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। तो मैं एवरीडे खेलता हूँ, मैं या टेनिस या गोल्फ खेलने जाता हूँ मैं। तो गोल्फ में इनका हैंडीकैप जिसको बोलते हैं बहुत ही अच्छा है, और कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी जीते हैं ये। और वैसे गोल्फ के अलावा ताश खेलने में भी इनको काफ़ी इंटरेस्ट आता है। माने मैं स्पोर्ट्स स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए नहीं खेलता हूँ, बस मैं बचपन से खेलते आया हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट का है, तो वो अपने आप बोलते हैं कि
स्ट्रेस बस्टर वो अपने आप ही हो जाता है, वो अलग चीज़ है, पर प्लानिंग करके नहीं करता हूँ। नहीं, जैसे आप लोग जो बिजनेसेस करते हैं, पहले हर बिजनेस का जो आइडिएशन होता था एक ब्रेन बेस चलता था। आपके फादर ने जब इस कंपनी को बनाया, द वे द स्टोरीज टेल कि भी उन्होंने जिस तरीके से रिक्शा में या उसमें छोटे से 200 स्क्वायर फीट के ऑफिस से स्टार्ट किया था। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत हावी है। जैसे अभी मैं भी यहाँ आने से पहले आई वॉज विद द टेक्नोलॉजी। आपके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में। देयर वर सम वीडियो इंटरव्यूज़, विकिपीडिया टोल्ड एवरीथिंग अबाउट दिस। तो क्या अभी जो थर्ड जनरेशन आ रही है उनके लिए दिस विल बी मोर हेल्पफुल, या आप लोगों के जो घर के जो पारिवारिक इन्वायरमेंट है विल बी दी बिजनेस इफेक्ट फॉर कमिंग जनरेशंस ऑल्सो? देखिए, दोनों का अपना अपना रोल रहेगा। टेक्नोलॉजी जो चीज़ें कई बार जितनी चीज़ें सामने लाती है उतनी चीज़ें कई चीज़ें पीछे भी रहती हैं जो नहीं दिखती है। जिस तरह से पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे का अपनी बातें करते हैं, दोनों बहुत ज़रूरी रहती है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी के साथ भी वैसा ही है। और जो सिंस अपने इंसानों की बात कर रहे हैं, तो इंसानों में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक्सपीरियंस तो एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे को जानने से, एक दूसरे को समझने से ही आते हैं। एंड उसका रोल बहुत ज़्यादा रहेगा। चाहे टेक्नोलॉजी जितना भी बड़ा हो जाए, जितने भी रेफरेंसेस, लाइब्रेरियाँ और किताबें मिल जाएं, उसको समझने वाले भी चाहिए। और समझना इजी होता है जब हम आपके सामने बैठे हुए हैं। किताबों को आप अपनी तरह से पढ़ते हैं और अपनी समझ निकालते हैं, जो गलत भी हो सकती है। ये देखिए, जो परिवार का एक रहने का एक तरीका होता है, वैल्यूज़ होती है, ये तो टेक्नोलॉजी नहीं सिखा सकती वो तो नहीं। मैं इसमें इंटरवीन कर रहा हूँ। जो मैंने वीडियोस देखे, जो आप लोग का फैमिली इन्वायरमेंट है, इज़ इट कैरिंग ऑन? बिकॉज मोबाइल आज की तारीख में इतना लोगों के ऊपर हावी है कि बच्चे भी जब बैठते हैं ना, तो दे आर मच एनगोज्ड इन देयर मोबाइल की भी फैमिली के साथ टाइम उनको अच्छा नहीं लगता कि अरे क्या रूटीन बात हो रही है। मोबाइल में अभी भी हम लोग चाहते भी हैं वो बच्चे की मोबाइल कमती देखे, तो वो तो देखिए हो नहीं पाता है, मोबाइल देखते ही हैं। पर लेकिन जो ये आदित्य भी पहले जो बोल रहे थे कि आप जिस तरह से देखते हैं, देखिए परिवार, आप बोलने से कोई कुछ नहीं सुनता है या समझता है। क्योंकि बोलने से तो सबको लगता है कि यार हमको टोक रहा है या हमको सिखा रहा है या हमको समझा रहा है। तो आप जिस तरह से ज़िंदगी जिएंगे, ज़्यादातर देखते हैं कि घर में बच्चे हैं या नेक्स्ट जनरेशन है, वो उसी टाइप से माने। जैसे जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, जैसे हमारे पापा अग्रवाल अंकल लोग तो साथ में पढ़े थे, साथ में कंपनी स्टार्ट की है। तो आज के दिन भी हमारे कंपनी में जैसे उन लोग सिस्टम्स सेट किए, कोई बोल के लिख के नहीं, उन लोग शुरू से अभी तक वो बिजनेस क्लास में नहीं ट्रैवल करते थे। तो वो लोग बोले अगर हम इकोनॉमी में ट्रैवल करेंगे तो हमको किसी को बोलने का ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं या हम लोग हैं या हमारे बच्चे लोग हैं। तो माने मैं ये बोल रहा हूँ कि उस तरह से एक सिस्टम सेट करना, माने सिस्टम बनाने का नहीं, आप जिस तरह से जीते हैं वैसे ही आपके सिस्टम बनने लग जाते हैं। हम लोग दुर्गा पूजा की छुट्टी में दोनों परिवार से मिलकर हम लोग करीब 50 दिन घूमने जाते हैं एक साथ, 7-8 दिनों के लिए। अब जहाँ जाते हैं वहाँ बच्चे भी जाते हैं साथ में। तो ऐसे कई मौके रहते हैं जब वो बैठे बैठे साथ में मोबाइल भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनको सिंस मज़ा आता है वहाँ पे, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो मोबाइल नहीं निकालते हैं, वो भी जुड़ जाते हैं उस डिस्कशन में या उस एक्टिविटी में। तो आपको उनको जोड़ने के लिए उसी के तरह, उन्हीं जो उनको पसंद है उस तरह का थोड़ा वातावरण क्रिएट करना पड़ता है, और फिर वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। तो ये रिलीजियस ट्रिप्स भी होते हैं या लेजर ट्रिप्स ही होते हैं सारे? नहीं, हम लोग साल में एक बार जाते हैं। वो पूरा परिवार का हम लोग का ये चल रहा है, मेरे ख्याल से 30 साल हो गया होगा। देखिए अग्रवाल अंकल और पापा क्या शुरू से उन लोग का, आप जानते 2 फ्रेंड की फैमिली है ये, पर हम लोग इसको एक ही फैमिली समझते हैं। और इतने सालों का रिश्ता है वो लोग, दे आर आई थिंक, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कौन गोयनका कौन अग्रवाल है। सही बात है। तो उन लोग क्या परिवार साथ में रहने के बहुत सारे सिस्टम, वही मैं बोलो रिटर्न सिस्टम्स नहीं है, लेकिन ऐसे वो लोग को बहुत सारी चीज़ें चालू किए थे जो हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, रख रहे। जैसे आप बोले थर्ड जनरेशन अभी आ रही है, तो थर्ड जनरेशन भी अभी वैसे ही साथ में ही हर समय रहते हैं वो लोग। एनी टाइम अगर आप देखेंगे आज भी ऑफिस में जो थर्ड जनरेशन है तो वो साथ में बैठे होंगे, वो लंच में आएंगे, सब साथ में ही आएंगे। जैसे 13-14 जन एक साथ लंच करने जाते हैं, तो जैसे ही कोई फर्स्ट आदमी जाएगा ना, नॉक करते हुए सब रूम में चला जाएगा, वो सबको बोलते हुए चला जाता है, तो फिर सब कोई लंच में पहुंच जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, उसमें मैसेज डाल देता कि हम जा रहे हैं। तो एक आपने रूटीन, आप जैसे बता रहे रूटीन, इसका अगर जो आपका एनवायरनमेंट, आपका कल्चर, पारिवारिक मेल मिलाप, बिज़नेस में आप लोग इस चीज़ को कैसे लेके आते हैं जो आपके बिज़नेस को ग्रोथ, या आपके साथ में जो लोग हैं उनको भी वो एक फील मिलता है और आपके बिज़नेस ग्रोथ और आपकी जो तरक्की है
50 साल की जो जर्नी है उसमें ये चीज़ बहुत इम्पैक्टिव है समझने के लिए, लोगों के लिए। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि आप खुशी नहीं रह सकते अगर आपका परिवार खुश नहीं है, आपका परिवार खुश नहीं रह सकता है अगर नेबरहुड खुश नहीं है, आपका सोसाइटी खुश नहीं रह सकता अगर नेबरहुड खुशी नहीं रह सकती अगर सोसाइटी खुश नहीं है। सिमिलरली इस दायरे को और बढ़ाते जाएं तो आप खुश नहीं रह सकते अगर इंडिया खुश नहीं है, अगर भारत में लोग खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं रह सकते। आप शुरू में थोड़े दिन अकेले में खुश रह सकते हैं, लेकिन बाद में सबको खुशी एक साथ मिलेगी, तभी आपको वो खुशी का पार्ट मिलता है। तो हम लोग को एक बहुत अच्छी समझ है एकदम क्लियर रूप से कि हम अगर सिर्फ एज अ फैमिली हम ग्रो करें और हमारे साथ जुड़े जो नॉट ओनली हमारे यहाँ काम करने वाले बट हमारे वेंडर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी लोग जो हमारे साथ बड़े हुए हैं, जो साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी अगर खुश नहीं रहेंगे तो हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी और कहीं ना कहीं वो टूट जाएगी वो खुशी। तो इसी में एक पॉइंट लाइन आप ऐड कर सकते हैं आप दोनों मिलके कि जो अभी जनरेशन है दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बिकम अ बिजनेसमैन। अभी जो जॉब मार्केट में मैं मिलता हूँ बच्चों से या हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ जिनको मैं कनेक्ट होता हूँ, एवरीवन इज़ इम्पेशेंट, दे से वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अरे जॉब में अगर कोई नया उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है दे गो इन अ वेरी क्विक मैनर, उनको लगता है कि यार यहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिल गए, दे डोंट रियलाइज़ कि उन्होंने सीखा नहीं, उससे पहले उन्होंने छोड़ दिया, लॉयल्टीज़ कम हो गई। तो आप लोगों के हिसाब से जैसे आज इमामी का जो कंपनी कल्चर है, जैसा आप लोगों का पारिवारिक कल्चर है वही रिफ्लेक्ट करता है आपकी कंपनी में, तो उस कंपनी में जो ये आता है तो आप लोगों के हिसाब से प्रेजेंट जनरेशन को इसको कैसे आगे अडॉप्ट करना चाहिए बिसाइड्स इमामी, जो आपके परिवार के अलावा, जैसे अगर आप सोचते हैं कि नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या कोई एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको आप जैसे क्या सोचते हैं कि उनको व्हाट शुड दे अंडरस्टैंड एज अ। फॉर्चुनेटली हम जिस सेक्टर में हैं वहाँ हम लोगों को नई सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम एक इंडस्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब है, वैसे बिजनेस है, इंडस्ट्री है, लेकिन ज़्यादा काम हमारा कंज्यूमर फॉरवर्ड है। तो और कंज्यूमर का माइंडसेट डेली चेंज हो रहा है, तो कंज्यूमर को समझने के लिए हम लोगों को हर समय कंज्यूमर से जुड़ा रहना पड़ता है और हम लोगों को वो सोच लाने के लिए हर समय हमारे लोगों में भी वो चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो हम लोग कैंपस इंटरव्यू वगैरह काफ़ी करते हैं, नए लोग फ्रेशर्स बहुत लाते हैं, उनकी नई सोच जो आती है उनको लेके आना चाहते हैं और करते हैं। तो इस कारण से जो एक नयापन एक ऑर्गेनाइजेशन में सोच में जो रहनी चाहिए वो हर समय बरकरार रहती है। नहीं, हम लोग के यहाँ क्या है, शुरू से हम लोग के यहाँ जैसे आप बहुत पहले जाएंगे तो क्या है, जो ओल्डर जनरेशन होते थे वो यंगर जनरेशन का बहुत सजेशन या उनका सुनना कम थी। आज से अगर आप 25-30 साल पहले जाएंगे तो हमारे यहाँ वैसा कल्चर शुरू से नहीं था। सीखने समझने के लिए और यंग जो इतना भी यूथ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज मैं जितने भी यंग बच्चों से मिलता हूँ, IT इज़ लाइक ग्रूमिंग इन द कंट्री। IT में दे पे लाइक एनीथिंग, और जो बच्चों का थॉट प्रोसेस है दे आर मेनली ऑन कंप्यूटर्स, और उसमें उनके लिए आगे बढ़ने के उनको ज़्यादा रास्ते दिखते हैं। आप लोग की जो इंडस्ट्री है, तो आप लोग जो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं टू स्केल अप द मार्केट, लाइक यू आर हेडिंग द एडिबल डिवीजन, इट्स अगेन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, बड़े ब्रांड्स और आप लोग के कंपटीशन में हैं। आप पेपर इंडस्ट्री को आप लोग हेड कर रहे हैं, तो आप लोग स्ट्रैटेजीज कैसे सोच के बनाते हैं टू कॉम्पिटिट विद द मार्केट? मैंने बहुत फॉर्चुनेटली मनीष और मेरे को ये मौका मिला कि हम लोग ने ग्रुप के हर कंपनी में, हर सेक्टर में हम लोगों ने कम से कम 4-5 साल बिताए, चाहे वो FMCG था, सीमेंट था, अभी एडिबल ऑयल है, हॉस्पिटल है। तो और हम लोग को मौका भी मिला कि हम लोगों ने स्टार्टअप की तरह ग्रुप में जैसे एडिबल ऑयल और फूड बिजनेस चालू किया, सीमेंट चालू किए। तो उस कारण से काफ़ी नॉलेज और नए तरीके काम करने के भी लोगों से मिल कर हम लोगों ने सीखा। तो ये चीज़ जो हम लोगों को बेनिफिट मिला, उसके कारण कई तरह के लोगों से भी मिलना होता था, हर इंडस्ट्री के नए लोगों से मिलना होता था। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जैसा मनीष जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे अग्रवाल जी, गोयनका जी, मैं फादर एंड गोयनका अंकल दोनों का शुरू से ही लर्निंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो हर थोड़े दिन में हम लोग बाहर से किसी को बुलाते थे, जस्ट 1 घंटे 2 घंटे के टॉक्स के लिए हमारे ऑफिस में। तो उस कारण से वो मौका बहुत बड़ा मिला कि हम जीवन के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उस तरह के लोगों के मिले, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो। ये नहीं कि हम बिजनेस में हमको है तो सिर्फ बिजनेसमैन को सुनना है,
हम लोगों को आर्टिस्ट लोग से, राइटर्स लोग से, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ। तो इस तरह के तो अलग अलग भांति भांति तरह। मुझे लगता है कि आपके ब्रांड ने जितने सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स करवाया है वो तो कंट्री में किसी ने भी नहीं कराया, तो उससे बढ़िया तो आर्टिस्ट हो भी नहीं सकते जिनसे आप मिले होंगे। तो आप देखेंगे तो शुरुआत से एक्चुअल में उस समय कोई आर्टिस्ट लोग को लेते नहीं थे जब हमने शुरुआत की थी। इनफैक्ट आप अभी देखेंगे इन फिल्म एडवर्टाइजिंग काफ़ी देखेंगे आप, तो हमारी आज से कितने साल पहले 1983 में हुआ था, 1983 में 40 साल पहले एक फिल्म आई थी अगर तुम ना होते। अगर आप वो फिल्म जाके देखेंगे तो पूरी फिल्म आपको लगेगा इमामी के ऊपर, लेकिन वो नॉर्मल फीचर फिल्म है, तो उसमें जो हीरो थे वो इमामी फिल्म के ओनर की तरह दिखाए गए थे। बहुत हिट फिल्म थी वो। तो मैं बोल रहा हूँ वो लोग हमेशा से मैं और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग को हमेशा बोला जाता था, इनफैक्ट अभी भी हमारे कंपनी में ये चीज़ होती है कि देखिए बाहर जो भी चीज़ चल रहा है, हमेशा हम लोग को दुनिया में क्या चल रहा है उसको हर समय देखो और उसके हिसाब से जो आप बोल रहे थे कि आप लोग स्ट्रैटेजी या किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे हम लोग जब हम लोग नए आए थे, जब हम लोग फॉरेन घूमने जाते थे तो अग्रवाल अंकल हमेशा बोलते थे वहाँ का सुपरमार्केट में जाना है, प्रोडक्ट्स देखने हैं, शेल्फ में क्या क्या प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, पीछे क्या लिखा हुआ है, और तो उस तरह से और सारे सैंपल्स हम लोग को लेके आना पड़ता था यहाँ पे, और हम लोग वहाँ के बाहर के एड्स देखते थे। इसी से कनेक्टेड एक सवाल आप दोनों से मेरे को जो भी आ रहा है, आई एम टॉकिंग टू यू। आप लोग आज एक लीड कर रहे हैं, आप लोग एक बड़े ब्रांड को देश का इंटरनेशनली, तो आप लोग स्टडीज़ को कितना महत्व देते हैं स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी हर आदमी को एकदम पढ़ाकू होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, तब वो इस तरह के एम्पायर्स को चला सकता है? ज़रूरत है और उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ निकलते हैं वैसे, लेकिन अगर आप पढ़ सके अच्छी जगह से तो उसमें उसका एक अलग बेनिफिट है। डिसिप्लिन होती है लाइफ में जो पढ़ाई से आती है। आप वहाँ आपको जब आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आपको लाइफ में रेफ़र करने की हैबिट होती है। जो अच्छा पढ़ाई करता है और जो ख़राब पढ़ाई करता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। अच्छा पढ़ाई वाला सेम क्वेश्चन को 4 किताबों में पढ़ता है, तो ये चीज़ आपको लाइफ में भी काम आती है। तो इस तरह की कई सोच डेवलप होती है, कई काम करने के प्रोसेसेस डेवलप होते हैं पढ़ाई के समय। लेकिन ऐसा मैंने कोई अगर किसी का कॉल नहीं है पढ़ाई, तो ऐसा नहीं कि वो बेकार होगा। देखिए पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, पर लेकिन एक्चुअल में अगर आप जो पूछ रहे हैं तो क्या हम लोग पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्या? तो वैसे कोई पढ़ा तो बहुत अच्छा है। जब सवाल कर रहा था तो आपके ऊपर एक अलग सी स्माइल थी, तो योर स्कूल टाइम या आपका बचपन का समय, आप दोनों दोस्त थे एग्जैक्टली। तो देखिए हम लोग सेम क्लास में पढ़े हैं राइट थ्रू आवर स्कूल एंड कॉलेज। इनफैक्ट हम लोग सेम बेंच में बैठते थे। तो पढ़ाई के बारे में जब पूछे तो हम लोग कोई बहुत तेज़ नहीं थे, लेकिन हम लोग ख़राब भी नहीं थे। तो पर स्कूल टाइम जैसे आप बताएं कि आप तो हम लोग की बदमाशियों में भी ना, तो उसको हम गंदगी वाली बदमाशी नहीं बोलेंगे। उस बदमाशी में भी एक मासूमियत रहती थी, एक जो बच्चों में होनी चाहिए, और किसी को हर्ट नहीं हो। मज़ा आए कुछ लोगों को, वो अपनी जगह है, लेकिन किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। माने शरारती बोल सकते हैं, बदमाश नहीं। मुझे लगता है वो शरारतें हैं जो चीज़ें, जैसे आज मेरे लिए इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ तो मेरे को वो चीज़ें बहुत काम आ रही है मेरे करियर में आज। जो उस समय मेरे लिए मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ होता था, डांट पड़ती थी, कई चीज़ें मुझे अभी बहुत इम्प्लीमेंट करने में लगता है कि हाँ दैट हेल्प मी अ लॉट्स। उस समय जो मैंने एक्सप्लोर किया, बदमाशी करी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है आप लोगों का भी जो एक रूटीन लाइफ होगी मस्ट बी मोर इंटरेस्टिंग, मेमोरेबल इन दैट सेंस। स्कूल कॉलेज जैसे आप बता रहे दोनों साथ थे। एंड गिविंग एक्सपीरियंस इज स्टोरी टेलिंग से। तो स्टोरी टेलिंग तो देखिए इन्हीं चीज़ों की बनती है, बहुत अच्छी चीज़ों की स्टोरी टेलिंग नहीं बनती है, तो वो बेनिफिट ज़रूर मिलता है। और जब आप बदमाशी करते हैं तो आपको उसका तोड़ भी निकालना पड़ता है, तो दिमाग को भी तेज चलाना पड़ता है, वो भी हेल्प है। नहीं सर, जो आप जो काम के हिसाब से बोल रहे हैं आप, जैसे हमारे यहाँ भी अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ काम का माहौल थोड़ा डिफरेंट तरह का है। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा बैलेंस है, प्रोफेशनल और थोड़ा सा ये पारिवारिक सिस्टम। हमारे यहाँ आप देखेंगे एट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग थोड़ा सा टिक के काम करते हैं। तो हमारे यहाँ मीटिंग से सब ना आप देखें बहुत स्ट्रेसफुल टाइप की मीटिंग। अब कोई बहुत सीरियस टॉपिक हो गई तो कभी हो गई, वो अलग चीज़ है, नहीं तो रिलैक्स एटमॉस्फेयर रहता है। मीटिंग के बीच में मजाक भी चलता है। इमामी ने अभी 50 साल की अपनी जर्नी पूरी की है। इस 50 साल की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपको लगता है एज दी सेकेंड जनरेशन लीडर्स, जो आप सोचते हैं कि रीडर्स और हमारे मूल्यवान जो व्यूअर्स हैं जो सुन सकें, समझ सकें, इन शॉर्ट आप जो मुझे बता सकते हैं जो आपकी 50 साल की जर्नी है, जो आपने देखा, सीखा, समझा, फॉर योर।
देखिए 50 साल बहुत लंबे होते हैं और सीखने के लिए, समझने के लिए तो डेफिनेटली उसको छोटे में बोलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अगर मैं एक अटेम्प्ट करूं तो मेहनत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उससे नहीं कतराना चाहिए। हम लोगों को कई बार हम लोगों ने घर में सुना है कि अगर स्वर्ग जाना है तो खुद को मरना होगा। आप चाहेंगे कि आपको सब कुछ मिले और आपकी जगह और कोई मरे, वो पॉसिबल नहीं है। क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आप नंबर 1 कैसे होएं, उसमें आप बेस्ट कैसे होएं, नंबर 1 से ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रगति कैसे होनी चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान रहना चाहिए। आप अकेले प्रगतिशील ना हो, उनको साथ में लेके बढ़ना पड़ेगा। नंबर 4, कभी भी गलत काम में ना जुड़े। गलत काम की परिभाषा आजकल बहुत धूमिल होती जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब समझते हैं कि ना हम कौन सा काम गलत कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम खुद को झूठ ना बोले। नहीं, देखिए ये सब वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो ऑब्वियसली दीज आर दी आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर फॉर एनीथिंग। आपको लाइफ में कोई भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस के हिसाब से जो आप पूछे उसमें मैं एक दो चीज़ और जोड़ूंगा कि हम लोग भी जैसे अपॉर्चुनिटी देखिए बहुत रहती है बिज़नेस की कोई ना कोई चीज़ में, तो हम लोग उस तरह से आज इतना डाइवर्सिफाइड ग्रुप वैसे ही हुआ। हम लोग की एक थ्योरी हमेशा रही कि जिस भी लाइन में जाएं उसमें अगर हम इंडिया में टॉप 2-3 में नहीं पहुंच पाएंगे तो उस लाइन में ज़्यादा माने अगर आप बड़े नहीं उसमें हो पाएंगे तो उसमें अगर हमारे ग्रुप को ऑब्वियसली आपके बड़े रूप से वो करना हो तो अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहिए जिसमें लगता है कि मैं इसमें बहुत आगे तक बढ़ सकता हूँ। एक इसमें सवाल था कि मैकेंजी के साथ आप लोगों ने यू हैव टेकन मैकेंजी एज पार्ट एंड पार्सल फॉर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने के लिए, और ये इन फ्यूचर कैसे दिस विल कम इनटू शेप, कैसे आप लोग देखते हैं इसको, क्या इसमें फर्म्स लाइक BCG, मैकेंजी, अर्न्स्ट एंड यंग, KPMG, चाहे जो भी हो, इस तरह की फर्म्स को हमारे कंपनी ने, ग्रुप ने हरदम से काफ़ी सालों से हम लोग यूज़ करते आए हैं। दैट इज़ आवर वे ऑफ लर्निंग, डेवलपिंग एंड ग्रोइंग ऑल्सो, बिकॉज इन लोगों को काफ़ी चीज़ की बाकी जगहों की भी आइडिया रहती है और एक नई सोच भी लेके आते हैं इन लोग। सो मैकेंजी का अभी एक प्रोजेक्ट एक कंपनी में चल रहा है जो हमारे फूड प्रोडक्ट जो कंपनी है इमामी एग्रो, वहाँ पे चल रहा है, जहाँ हम लोग गाइड कर रहे हैं कि हमारे को कौन कौन सी फूड प्रोडक्ट्स में आगे जाने चाहिए, कब जाना चाहिए और किस तरह से जाना चाहिए। इमामी के कई कंपनियां खरीदने के बाद जो हमारे युवा लोग हैं उनको ये सुनकर काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा कि कौन सी कंपनी इमामी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उपयुक्त है। जो आपने ब्रांड्स अडॉप्ट किए उनमें से जो सबसे इम्पैक्टिव ब्रांड आपने जो अडॉप्ट किया वो कौन सा आपको लगा? शुरू से 1979 से स्टार्ट हुई कंपनी 74 में, लेकिन 79 से लेकर के कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी थी पापा लोगों ने। पहले आई थिंक हिमानी उन्होंने ब्रांड खरीदा। नहीं, इमामी से हम लोग शुरू किए थे, हिमानी खरीदे थे। ओके। लेकिन उसमें उस समय ग्लिसरीन सोप था, स्नो वगैरह था, उसमें बोरोप्लस हम लोगों ने लॉन्च किया। फिर आगे जा करके दूसरे सेक्टर्स में भी कंपनियां खरीदी, CRI करके कंपनी थी, एक पेपर मिल खरीदे, SICK यूनिट। तो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स विच वी बॉट ओवर वर SICK यूनिट्स एंड उसको फिर टर्न अराउंड किए। ओके। एंड ब्रांड्स की बात अगर करें तो मेजर 3 ब्रांड्स का टेक ओवर किया है हम लोगों ने, बड़े ब्रांड्स में। एक झंडू, एक केश किंग और एक डर्मिकूल। तो तीनों ही ब्रांड अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं आफ्टर टेक ओवर एंड अपने आप में बहुत वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं। झंडू अपने सेक्टर में, दवाइयों की सेक्टर में, आयुर्वेदिक दवाइयों की सेक्टर में बहुत आगे है, और केश किंग हेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अभी और भी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए, पहले उसमें 1 या 2 ही प्रोडक्ट्स थे। तो इस तरह से काम नए प्रोडक्ट्स में काफ़ी होता है। और एक सवाल, जैसे वैसे तो आप इंटरनेशनली प्रेजेंट हैं, देश भर में आपके प्रोडक्ट्स जाते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मार्केट्स यू आर थिंकिंग टू एक्सप्लोर मोर, और उसमें क्यों आप उन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए मार्केट्स जो आप सोचते हैं कि आपके लिए हो? आप इंटरनेशनल, यस, कुड बी इंटरनेशनल, कुड बी इंडिया, लाइक जैसे यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स हो जिसमें आपकी फ्लैगशिप होगी, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वी आर वेरी हैप्पी
to give India the highest priority and importance. But at the same time, जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी रहने से आपको नई सीख और नॉलेज आती है, नया उसमें नाम भी आता है, नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट फॉर द कंट्री ऑल्सो. तो हमारे प्रोडक्ट्स करीब 70 और कंट्रीज़ में अवेलेबल होते हैं. इसमें से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़, CIS कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा अवेलेबल होती है. और कुछ प्रोडक्ट तो अपने कैटेगरी में नंबर 1 और नंबर 2 है उस कंट्रीज़ में भी. ओके. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे प्रेजेंट जनरेशन को, मतलब आप वाली जनरेशन, आपसे आगे वाली जनरेशन को, जो सबसे ज़्यादा आजकल इनोवेटिव थॉट्स में हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, दे हैव द फायर, बट द टाइम इज़ सो कॉम्पिटिटिव कि स्टार्टअप्स या कुछ भी डालने के बाद में दे गेट लेस रिजल्ट्स बिकॉज रेकी या ग्रास रूट वर्किंग उस लेवल पे नहीं हो पाती. सिर्फ वो एक सोच के साथ वो एक इंडस्ट्री में आ गए या कर रहे हो. काफ़ी स्टार्टअप्स अभी सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत सारे बंद हो गए हैं. तो काफ़ी बातें अपने लोगों ने की है जहाँ काफ़ी कवर होता है. वही काफ़ी कुछ जी. तो कि खुद को मरना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा. आप ये नहीं सोच सकते कि ना रेकी नहीं हो सकता है. रेकी ज़रूर हो सकता है. और अगर कुछ कहीं पे फेलियर हो रहा है मतलब अपनी गलती है. उस समय सिस्टम को दोष न दे करके खुद ने कौन सा काम नहीं किया उसको वो सोचना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप वो काम करें तो बेटर कर सकें. दूसरा, हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, देयर इज़ अ सेरेनिटी प्रेयर. गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, and the wisdom to differentiate between them. So ये एक मूल मंत्र भी हो सकता है. तीसरा, गोइनका अंकल हरदम बोलते थे कि अगर अनावश्यक चीज़ों पे खर्चा करोगे तो आवश्यक चीज़ें के लिए पैसा नहीं बचेगा. तो बहुत ध्यान रखना चाहिए. अब कई लोग गलतियाँ करते हैं ये कि शुरू में दिखावा करने के लिए ऐसी चीज़ों पे खर्चा करते हैं. ऑफिस बनाने में खर्चा करते हैं. ऑफिस की जगह फैक्ट्री बनाने में खर्चा करो, टेक्नोलॉजी पे खर्चा करो. देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ कि जो आप बोले युवा पीढ़ी थोड़ी सी जल्दी स्टार्टअप ये सब शुरू भी कर ले, तो क्या है, जैसे हमेशा का ये तो सेइंग है कि डिटेल्स, द डेविल इज़ इन द डिटेल्स. तो अगर आप डिटेल में अगर ढंग से आप सारा प्रोज एंड कॉन्स पे वर्क कर लेंगे तो देखिए फेल तो फिर भी हो ही सकते हैं, पर आप उसके चांसेस को बहुत कम करने लग जाते हैं. लेकिन हम लोग भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में हम लोग भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा पहले अगर और डिटेल में गए होते तो शायद ये चीज़ हम पहले प्लग कर चुके होते. तो इसीलिए जितना डिटेल में जाएंगे उतनी गलतियों के चांस आप कमती छोड़ते जाएंगे. ऐसा नहीं कि हम लोग गलती नहीं करते. गलती तो सभी करेंगे, लेकिन हम लोग भी बाद में रियलाइज़ करते हैं जब गलती हो जाती है कि अरे ये चीज़ तो हम पहले आराम से अगर थोड़ा सा और करते तो शायद ये गलती हम अवॉइड कर सकते थे. ट्रू. So I would say concluding this talk between आदित्य जी एंड मनीष जी, मुझे लगता है कि जितनी बातें मैं आज यहाँ पे इनसे बात करके एज वेरी नेचुरलिस्टिक और जो उनका एकदम सिंपल अप्रोच है एज बिजनेस पीपल एंड लीडर्स इनटू बिग ब्रांड ऑफ द कंट्री, लर्निंग्स आर देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड. और हम जो आज की तारीख में पेशेंस या जो उन्होंने बोला कि आपको खुद को एफर्ट किए बिना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर टू बी लर्नड एंड अंडरस्टूड. और आज जो मुझे प्रिविलेज या एक मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों के परिवार के बारे में और आप लोगों की आम अप्रोच को सुनकर समझकर मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन हैज़ दैट फायर इन एन इंडिविजुअल. और हर व्यक्ति अपने आप के अंदर एक एंटरप्रेन्योर या एक सोच या एक एम्प्लॉई जो अपने आप में सोचता है कुछ काम करने के लिए, उनके लिए बहुत सारी दिशाएं हैं, बहुत सारे विज़न हैं और आप लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ है जो मुझे लगता है कि इन टाइम टू कम हम आपके लिए और लेके आएंगे एज आर व्यूअर्स एंड एज रीडर्स. I would thank Manish ji and Aditya ji for the time they have given. I have come all across from Lucknow to Kolkata to meet these dynamic leaders. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a lot. आपने समय दिया हम लोगों को. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.